बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट हमने सीरीज में 205 तक कंप्लीशन कर ली थी और इस वीडियो में हम 206 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। 206 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशन ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। बताएं कि वेरिएबल प्रपोर्शन लॉ की कौन सी अजम्पशन नहीं है। तो जो वेरिएबल प्रपोर्शन है हमें पता है चैप्टर नंबर 4 फॉर्म थ्योरी से रिलेटेड है और प्रोडक्शन फंक्शन का ये टॉपिक है, तो हमने अजम्पशन नहीं ढूंढनी। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली, तो लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन की अजम्पशन है टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहनी चाहिए, ये अजम्पशन है। तो नॉट अजम्पशन कहा था तो ठीक है, ये अल्फा जो है ये अजम्पशन नहीं है। बीटा बढ़ते हैं, दिस इज फॉर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, हमने कहा नहीं, लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन सिर्फ शॉर्ट रन के लिए होता है, लॉन्ग रन के लिए नहीं होता, तो ये भी अजम्पशन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे बेशक लिख लें, यहाँ पे आपने सिलेक्ट एनी टू ऑप्शन, तो टू ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है। फैक्टर कैन कंबाइन, ये बिल्कुल अजम्पशन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होमोजेनस होने चाहिए, ये भी हमारी अजम्पशन है लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है। 207 देखते हैं, डिक्रीज इन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज कॉल्ड। आपको पता है जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो जाए तो वो हमारे पास इकोनॉमी ऑफ स्केल का फेज होता है। जैसे अगर हम इकोनॉमी ऑफ स्केल को देखना चाहें तो दिस इज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और यहाँ से यहाँ तो देखें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही, तो जब तक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होती जा रही होती है तो वो हमारे पास इकोनॉमी ऑफ स्केल का फेज है। और जैसे ही हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू होती है तो वो हमारे पास डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल का फेज होता है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का डिक्रीज करना, इकोनॉमी ऑफ स्केल, ऑप्शन करेक्ट। 208, विच वन इज ट्रू अबाउट फिलिप्स कर्व। आपको पता है फिलिप्स कर्व किस बारे में होता है, तो फिलिप्स कर्व आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बारे में होता है। तो फिलिप्स कर्व कहता है देयर इज एन नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ठीक है। तो अब इसको सामने रखते हुए वन बाय वन ऑप्शन पढ़ते हैं। कहता है फिलिप्स कर्व कहता है कि स्लोपिंग डाउनवर्ड विद इंक्रीज इन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा जी, फिलिप्स कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड, बिल्कुल ये डाउनवर्ड स्लोप होता है विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक तो बात सारी सही है। लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या, ये थोड़ी देर तक देखते हैं जरा इसको। वर्टिकल स्लोप, बिल्कुल फिलिप्स कर्व वर्टिकल स्लोप नहीं होती, वर्टिकल स्लोप तब होती है जब हम फिलिप्स कर्व को स्टडी करते हैं लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आता है जो कि वर्टिकल होता है। तो फिलिप्स कर्व बाय डिफॉल्ट शॉर्ट रन के लिए हम पढ़ते हैं, लॉन्ग रन के लिए पूछ रहा होता तो लॉन्ग रन वर्ड लिखता, तो ये सही नहीं है। पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गलत बात, पॉजिटिव रिलेशन नहीं होता, नेगेटिव होता है। डेल्टा स्लोपिंग डाउनवर्ड विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये भी बात सही लिखी है, इसका मतलब अल्फा और डेल्टा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी बात सही है, लेकिन अल्फा में कह रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट और डेल्टा में कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब अब ये क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे कि अल्फा सही है या डेल्टा सही है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फिलिप्स कर्व ही बना लेते हैं। ठीक है। तो फिलिप्स कर्व बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट्स बता देता हूँ। आपको पता है दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चार क्वाड्रेंट आपके हो गए। और जो फिलिप्स कर्व बनता है वो आपको पता है फिलिप्स कर्व इस तरह से बन रहा होता है डाउनवर्ड, तो ये फिलिप्स कर्व आपका इस तरह से बन रहा होता है। ठीक है जी। तो दिस इज योर फिलिप्स कर्व, ये फिलिप्स कर्व आपका ये डाउनवर्ड बन गया। ठीक है। अच्छा फिलिप्स कर्व डाउनवर्ड बन गया तो स्लोपिंग डाउनवर्ड, बिल्कुल स्लोपिंग डाउनवर्ड है। इंक्रीजिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, शुरू में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लेकिन देखें फिलिप्स कर्व किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, एंड लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एट द एंड किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव भी आ रहा होता है, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट। थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकता। ठीक है जी। तो ये वन और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहता है, वन से स्टार्ट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेगा, लाई करेगा, तो ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट। 209 देखते हैं जी। 209 में डिमांड कर्व ऑफ परफेक्टली कंपटीशन इज चूज मोर अप्रोप्रिएट। आपको पता है जो डिमांड कर्व होती है परफेक्ट कंपटीशन में वो ये होती है, P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू डी, तो परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है। 210 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी।
तो सबसे पहले स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी का दूसरा नाम होता है, ठीक है जी। तो फ्री इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी हम कहते हैं। तो बताएं कौन सा फ्री मार्केट का फीचर नहीं है, तो हमने नॉट के ऊपर फोकस करना है। क्या फ्री मार्केट में फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज होता है? जी बिल्कुल होता है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं है, ये तो फीचर है, तो हमने नॉट फीचर वाला ढूंढना है, तो ये हमारा फीचर है, ठीक है। एनवायरमेंट ऑफ कंपटीशन, क्या फ्री इकोनॉमी में इन्वायरमेंट ऑफ कंपटीशन होता है? जी बिल्कुल होता है, ठीक है, ये जो फीचर है, पर मुझे तो नॉट वाला ढूंढना है। प्राइसेस आर डिटरमिन्ड थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस जो प्राइस है वो प्राइस मैकेनिज्म यानी कि डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिन की जाती है। हमें पता है मार्केट फ्री इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं वो डिमांड और सप्लाई से ही डिटरमिन की जाती है ये प्राइस, तो ये भी फीचर है। सोशल सिक्योरिटी, हाँ फ्री इकोनॉमी में सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती। सोशल सिक्योरिटी तो प्लान्ड इकोनॉमी में, उस इकोनॉमी में प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे गवर्नमेंट डोमिनेंट पोजीशन पर होती है, तो डेल्टा फीचर नहीं है, ठीक है। 211, अच्छा जी 211 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्रेडिट मनी। बता इनमें से कौन सी बात क्रेडिट मनी के लिए करेक्ट है, और सिलेक्ट कौन सी ऑप्शन करनी है, दो ऑप्शन करेक्ट करनी है। अगर हमारे पास उधार के पैसे आ जाएं, इंक्रीज इनडायरेक्ट कंजम्पशन, तो जितना क्रेडिट मनी ज्यादा होगी, जितना हमारे पास पैसे होंगे, तो ठीक है कंजम्पशन हमारी बढ़ जाएगी, तो ये बिल्कुल फीचर है। रिड्यूस इन्फ्लेशन, गलत बात। जितनी क्रेडिट मनी, जितनी, याद रखिएगा, क्रेडिट मनी ज्यादा होगी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा होगी, और मनी सप्लाई के ज्यादा होने से एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, और जितनी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो याद रखिएगा इन्फ्लेशन ज्यादा आएगी, ठीक है। फर्म एक्सपैंड रेवेन्यू अदर देन यूजिंग रिटेन अर्निंग, तो ठीक है अगर एक फर्म को, एक बिजनेस को बैंक से उधार मिल रहा है, तो बैंक क्या करेगा, उधार वाला पैसा इस्तेमाल कर लेगा, अपना पैसा जो उसने सेव करके रखा वो इस्तेमाल नहीं करेगा, और अपने बिजनेस को बैंक की क्रेडिट मनी से इंक्रीज कर सकता है। तो ये चार्ली ऑप्शन भी हमारे पास क्रेडिट मनी की एक करेक्टरिस्टिक्स है। इजीली टू एस्टैब्लिश ट्रस्ट बिटवीन पार्टीज, नहीं, उधार के मामले में एक दूसरे के ऊपर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पता है अगर क्रेडिट मनी है तो रिस्क ऑफ बैड डेट्स हैं, तो रिस्क ऑफ बैड डेट्स हैं कि ठीक है उधार तो ले लिया, हो सकता है पैसे वापस ना करें, ठीक है। 212, तो अल्फा और चार्ली दो ऑप्शन हो गए हमारे पास। जी जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेशन डज नॉट इंक्लूड, जब हम जीडीपी डिफ्लेटर की, अच्छा ये जीडीपी डिफ्लेटर वाला एग्जामिनर है ना, एक दो बार पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसको स्टूडेंट अच्छे से समझ लीजिएगा। जब हम जीडीपी डिफ्लेटर की कैलकुलेशन करते हैं, कहता डज नॉट इंक्लूड, हम किस चीज को कंसीडर नहीं करते या इंक्लूड नहीं करते जीडीपी की कैलकुलेशन में। अच्छा जी, तो ये बात समझने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला देखते हैं। तो बच्चों जीडीपी जो डिफ्लेटर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर का। और अगर हम इस रियल जीडीपी की या नॉमिनल जीडीपी में से जीडीपी की बात करें, तो आपको पता है जीडीपी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। तो जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी कंसीडर कर रहे होते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी, एक्सपोर्ट भी, और इंपोर्ट जो होती है उसको हम माइनस कर देते हैं, यानी कि अगर कोई इंपोर्टेड गुड्स है हमारे पास तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का जो मकसद होता है वो इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन रेट होता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी से, रियल जीडीपी का मतलब होता है कि एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज इस साल में कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है।
तो रियल जीडीपी बिल्कुल जीडीपी का डिफलेटर का पार्ट बनेगा। प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिल्कुल नॉमिनल जीडीपी के अंदर ये प्राइसेस आएंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन इसी से कैलकुलेट होगी। फिक्स बास्केट ऑफ गुड ये रियल जीडीपी में इस्तेमाल होगा। तो जीडीपी डिफलेटर डज नॉट इंक्लूड जीडीपी ऑफ कंपेरेबल टू अदर कंट्री। जीडीपी डिफलेटर का हरगिज मकसद ये नहीं होता कि हम अपनी जीडीपी को दूसरी कंट्री की जीडीपी से कंपेयर करें, ठीक है। तो जीडीपी डिफलेटर इस मकसद के लिए नहीं होता। तो जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा डज नॉट इंक्लूड, वो यही बनेगा, दैट इज द चार्ली, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। 213 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, सिलेक्ट टू। बताएं परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में पहला पढ़ते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट। बिल्कुल ही परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है। परफेक्ट कंपटीशन में आप मार्केट में इजीली एंटर हो सकते हैं और इजीली मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट, बिल्कुल ये भी परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है, क्योंकि हम होमोजीनियस आइडेंटिकल प्रोडक्ट क्या कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल में एग मार्केट आ गई, ठीक है, और इसके बाद चिकन मार्केट आ गई। अब देखें, हर कोई जो चिकन बेच रहा होगा वो सेम प्राइस के ऊपर बेच रहा होगा, और हर कोई जो एग बेच रहा होगा वो सेम प्राइस पर बेच रहा होगा। इन इलास्टिक डिमांड कर बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर होती है, अभी मैं क्वेश्चन ऊपर करवा के परफेक्टली इलास्टिक होती है, ये चार्ली गलत हो गया। फ्यू सेलर, ये भी गलत बात है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में मैनी सेलर्स होते हैं, ठीक है जी। तो ऑप्शन अल्फा एंड डेल्टा बहुत करेक्ट। और 214 में एट विच स्टेज फर्म मस्ट शट डाउन है, लाजमी है कि वो अपना बिजनेस बंद कर दे। तो शट डाउन की जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स ये है कि बिजनेस को कब, फर्म को कब अपना बिजनेस शट डाउन करना चाहिए। जो बेसिक क्राइटेरिया शट डाउन का ये है कि जब आपका प्राइस इक्वल हो जाए, जब आपका जो प्राइस है वो इक्वल हो जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, जब ये इक्वल हो जाए, या एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, ये शट डाउन का क्राइटेरिया है, ये शट डाउन कंडीशन है। ये क्या है, शट डाउन कंडीशन है, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल बात की जा सकती है शटडाउन के ऊपर, तब जाके प्योर कॉन्सेप्ट समझ आता है। लेकिन एमसीक्यूज की हद तक सिर्फ ये है कि अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो जाए या रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो जाए, तो ये शट डाउन कंडीशन है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पर आकर बिजनेस शट डाउन कर देना चाहिए, एक्टिविटी रोक देनी चाहिए। अब देखें कहीं पे लिखा P इज इक्वल टू AR, नहीं लिखा हुआ, तो ये शट डाउन कंडीशन है। अगर ये कंडीशन नहीं हो रही तो इससे हम एक्सट्रीम कंडीशन के ऊपर देखते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन ये है कि अगर ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो जाए इनसे, यानी कि ये जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये ग्रेटर होगी प्राइस से, या यही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ग्रेटर हो जाए एवरेज रेवेन्यू से, तो अब इस केस के ऊपर लाजमी है, लाजमी कंपल्सरी है कि बिजनेस अपना क्या कर दे, एक्टिविटी स्टॉप कर दे। तो ये क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ। अब चेक करते हैं पी लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो या एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो। तो यहाँ पे तो एवरेज रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट आ ही नहीं रहा, इसको अल्फा तो वैसे गेम से आउट हो गया। एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये देखिए मैच हो गया, एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब बीटा ऑप्शन करेक्ट है। एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर है, ये भी नहीं है, और टोटल कॉस्ट का कंपैरिजन शट डाउन में आ ही नहीं रहा होता। So that's why beta is only correct. 215 देखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन कैन अर्न का मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। हमें पता है शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करता है, शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करता है, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करता है, और सब नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है। तो ठीक है, ये बात सही है। 16 मोनोपलिस्ट कैन चार्ज, अब एक लफ्ज पे गौर करेंगे तो बात तक हम पहुंचेंगे। मोनोपलिस्ट कैन चार्ज हाई प्राइस वेयर इलास्टिसिटी इज, मोनोपलिस्ट तब ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा जब इलास्टिसिटी क्या हो, इन इलास्टिक हो। जब इलास्टिसिटी क्या हो, इन इलास्टिक हो, यानी कि लेस इलास्टिक हो, इसका मतलब लो हो। तो ऑप्शन इज अल्फा, ठीक है जी। 217 in mixed economy prices are determined by market forces without intervention of government, गलत बात।
जो मिक्स इकोनॉमी में प्राइसेस को जो डिटरमिन करेगी वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के साथ होगी, बल्कि गवर्नमेंट ही तय कर रही होगी, लेकिन मार्केट फोर्सेस को कंसीडर करते हुए। ठीक है, तो ये बात मिक्स्ड इकोनॉमी के लिहाज से गलत है। तो कौन सी ऐसी, फिर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, फिर कौन सी ऐसी मार्केट है जिसमें प्राइसेस डिटरमिन करता है मार्केट फोर्सेस में? तो और आपका जवाब ये है, बल्कि आपका जवाब मैं क्यों दूं, आप खुद दें क्या बस, ठीक है। तो ये भी अच्छा माशाल्लाह सीन चल रहा है, सवाल भी मेरे जवाब भी मेरे, ठीक है। तो ठीक है, आप बता देते हैं। वो मार्केट होती है मार्केट इकोनॉमी, और मार्केट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी में प्राइसेस जो डिटरमिन करती है वो मार्केट फोर्सेस करती हैं, यानी कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मिलकर। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम? बताएं इनमें से कौन सा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की करैक्टरिस्टिक्स नहीं है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, कुछ इस तरह से क्वेश्चन होगा। ठीक है, या नॉट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, सिलेक्ट टू। तो आपको पता है इस्लाम कहता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करना, और इस्लाम कहता है सूद पर कारोबार, रिबा पर कारोबार नहीं करना। इस्लाम इन दोनों के अगेंस्ट है, तो ये इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का फीचर नहीं है। यहाँ पे आप वर्ड फीचर लिख सकते हैं या करैक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जनाब, 219 में डिमांड इज, आपको पता है डिमांड दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, विलिंग एंड एबल टू बाय। तो डिमांड में विलिंगनेस होनी चाहिए और खरीदने की ताकत भी होनी चाहिए, परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। तो मैं चीज़ों को खरीदना चाहता हूँ, तो मुझ में वांट भी होनी चाहिए, एबल टू बाय प्लस परचेजिंग पावर। मैं चीज़ें खरीद सकता हूँ या नहीं, उसके लिए मेरे पास पैसे भी होने चाहिए। तो डिमांड हमेशा कॉम्बिनेशन होती है चाहत की, कि मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, अगर पैसे नहीं हैं, ठीक है, विलिंग टू बाय, मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, पैसे नहीं, तो डिमांड नहीं होगी। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं पर मैं चीज़ें नहीं खरीदना चाहता, तो ये भी डिमांड नहीं होगी। तो डिमांड वांट प्लस परचेजिंग पावर, विलिंग एंड एबल टू बाय का नाम है। तो ऑप्शन 40 पर, ठीक है। और फिर नीचे एमसी को आसान से, इनको जरा जल्दी से देख लेते हैं। इस्लामिक मोड ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट, इस्लाम कहता है, इस्लाम उस सिस्टम को सपोर्ट करता है जो रिबा फ्री सिस्टम है, यानी कि इंटरेस्ट फ्री सिस्टम। रिबा, इंटरेस्ट फ्री सिस्टम, इंटरेस्ट फ्री सिस्टम का मतलब इस्लाम कहता है आपने सूद पे कारोबार नहीं करना, तो इंटरेस्ट फ्री, बगैर सूद के कारोबार करना। 21, इन परफेक्ट कंपटीशन सप्लाई या रेवेन्यू कर्व इज, क्योंकि एक ही कर्व बन रही होती है, तो हम इसी को डिमांड कर भी कहेंगे, तो इसी को ही सप्लाई कर भी कहेंगे, तो परफेक्टली इलास्टिक बनती है। 22, इंटरेस्ट इंक्रीज, सो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। इसका मतलब ये है, ये फिल इन द ब्लैंक है, या हो सकता है थोड़ी सी इनकम्प्लीट हो, लेकिन चलें जितना भी लिखा है उसको मैं समझा देता हूँ। इंटरेस्ट इंक्रीज, अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो अक्लमंदी ये है कि पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए, पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने से क्या किया जाए, प्रॉफिट्स कमाए जाए। ठीक है, तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो मैं अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा तो देखें मुझे प्रॉफिट्स नहीं आएंगे। इसका मतलब मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा हो रहा है, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, मैं पैसे को होल्ड करके बैठा हूं, यानी कि होल्ड करने का मतलब मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तो मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ज्यादा हो रहा है तो मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, तो इन्वेस्टमेंट ना करने का नुकसान, इंक्रीजिंग कॉस्ट, नुकसान ज्यादा है। तो आपको चाहिए जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा हो तो पैसे को उठाकर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें और वहां से प्रॉफिट कमा लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पैसा होल्ड करके नुकसान, कॉस्ट में नुकसान, इंक्रीज में नुकसान ज्यादा होगा, ये इसका मतलब, ठीक है। 23, फ्री प्राइस मैकेनिज्म या फ्री प्राइस कंपटीशन, वो सेल्फ इंटरेस्ट है, रेफर टू कैपिटलिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट इकोनॉमी ऐसी है कि जो वहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, और फ्री प्राइस मैकेनिज्म है, प्राइसेस डिमांड और सप्लाई से तय हो रहा होता है। तो बताएं ये कौन सी मार्केट, ये कौन सा मार्केट इकोनॉमी है, ये कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है? तो ये कैपिटलिज्म है, और कैपिटलिज्म कहते हैं फ्री इकोनॉमिक सिस्टम। तो फ्री इकोनॉमिक सिस्टम को कैपिटलिज्म कहते हैं।
24 द डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को डिराइव डिमांड कहते हैं। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको सबको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड की डिमांड डिराइव डिमांड, लेबर की डिमांड डिराइव डिमांड, और कैपिटल की डिमांड डिराइव डिमांड। ठीक है। 25 टू 25, तो 225 एवरेज शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट इज ऑलवेज यू शेप, आपको बताया हुआ है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो बनती है वो यू शेप बनती है। ठीक है। वैल्यू ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर इज रेसिप्रोकल ऑफ रिजर्व रेशियो। तो जो क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है उसको मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशियो। तो जितना रिजर्व रेशियो ज्यादा होगा उतना मल्टीप्लायर ये कम हो जाएगा। मनी मल्टीप्लायर को क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिजर्व रेशियो कहता हूँ, रिजर्व रेशियो मीन बैंक अपने पास पैसे रिजर्व रख लेता है कुछ, ठीक है, वो लोन नहीं देता। अगर रिजर्व रेशियो 20% है, ठीक है, अगर रिजर्व रेशियो 20% है, तो जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है। तो रिजर्व रेशियो 20% है तो 5 आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिजर्व रेशियो में बढ़ा दूँ, 1 डिवाइड बाई 50% रिजर्व रेशियो कर दूँ, तो देखिए हमारे पास जो मल्टीप्लायर है वो कम हो गया। तो मल्टीप्लायर कम हो गया, कितना रह गया 2। तो देखिए रिजर्व रेशियो बढ़ाया, क्रेडिट मल्टीप्लायर कम हो गया। तो इन दोनों में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है जी। 227 डिमांड कर्व ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल बेनिफिट कर्व, डिमांड कर्व को मार्जिनल बेनिफिट कर्व भी कहते हैं। 228 अ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अगर हम अपनी लोकल करेंसी को डेप्रिशिएट करें, तो लोकल करेंसी को डेप्रिशिएट करने से एक्सपोर्ट बिकम चीपर हो जाती है, तो एक्सपोर्ट चीपर हो जाती है। ठीक है। लास्ट 2 MCQs, विच वन इज नॉट अ प्री कंडीशन ऑफ सप्लाई, बताएं इनमें से कौन सी सप्लाई की प्री कंडीशन नहीं है। प्री कंडीशन का मतलब है कि कौन सप्लाई का डिटर्मिनेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट वो फैक्टर्स होते हैं जिससे सप्लाई या तो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है। तो बताएं कौन सा लॉ सप्लाई का डिटर्मिनेंट नहीं है। तो नंबर 1 हमने देखा प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, हमने कहा ये तो मेन डिटर्मिनेंट है, ये तो मेन फैक्टर है। ठीक है, तो ये फैक्टर है, तो मुझे नोट के ऊपर देखना, तो ये फैक्टर है। इनकम ऑफ कस्टमर, इनकम ऑफ कस्टमर सप्लाई का डिटर्मिनेंट नहीं है, ये इनकम ऑफ कस्टमर डिमांड साइड का फैक्टर है, उसका डिटर्मिनेंट है। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लॉ सप्लाई का फैक्टर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लॉ सप्लाई का फैक्टर है, यानी कि प्री कंडीशन है। तो ये बीटा नहीं है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। लास्ट एमसीक्यूज ऑफ द डे, टू 30, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू इन्फ्लेशन, बताएं इनमें से किस वजह से इन्फ्लेशन नहीं होगी। सिलेक्ट 2, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो जितनी मनी सप्लाई ज्यादा होगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, उससे तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। ठीक है। चलिए बीटा ऑप्शन है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाए, तो उससे मनी सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि लोग बोरिंग कम करते हैं। और मनी सप्लाई अगर कम है तो उससे जो इन्फ्लेशन है वो कम रहती है। तो नॉट लीड टू इन्फ्लेशन, किस वजह से इन्फ्लेशन नहीं होगी, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो तो इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होती बल्कि कम होती है, तो बीटा करेक्ट है। क्योंकि मुझे 2 स्लाइड करने हैं, बाकी बढ़ते हैं। इंक्रीज इन टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स एग्जम्पशन कहते हैं टैक्स में मुआफी। ठीक है। तो जितनी टैक्स में माफी रहेगी, लोगों की इनकम ज्यादा रहेगी, तो लोगों की अगर इनकम ज्यादा रहेगी तो ऑब्वियस बात है एग्रीगेट डिमांड ज्यादा रहेगी, और अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगी। तो ये भी गलत हो गया, इससे इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही, तो हमने इन्फ्लेशन कम वाले को देखना। इंक्रीज इन कंपटीशन, जितने कंपटीशन ज्यादा होगा उतना प्राइसेस कम रहेंगी, हर कोई कम कम प्राइसेस पर चीजें बेचने चाहेगा, गुड्स बेचने चाहेगा, तो इसका मतलब इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। तो बीटा एंड डेल्टा बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट ना काफी है, और इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा। ठीक है। और बाकियों तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारी वजह से उनको भी फायदा हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।